नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस पर एनसीपी नेता अनिल गोटे का सनसनीखेज खुलासा। दाऊद के आदमी इकबाल मिर्ची से 20 करोड़ का चंदा लेने का आरोप। अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल पहुंचे सीबीआई अधिकारी। 100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख का हुआ बयान दर्ज। यूक्रेन में रूस की भारी बमबारी जारी। हमलों के बीच ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा। दुनिया के बन सकता है खतरा। पीएम मोदी के रोड शो का काशी में दिखा जलवा। विपक्ष ने भी भरी हुंकार। बीजेपी के लिए वाराणसी दक्षिण सीट बनी चुनौती। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा फैसला। सजा के खिलाफ अपील के लिए वकील नियुक्त करे भारत। अप्रैल तक का दिया समय। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र बीजेपी के बीच में जबरदस्त तनातनी चल रही है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम से रिश्ते रखने के मामले में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस पर दाऊद इब्राहिम के खासम खास रहे इकबाल मिर्ची से संबंध रखने और उससे पार्टी के लिए चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया है। एनसीपी नेता और पूर्व विधायक अनिल गोटे ने यह आरोप लगाया कि जब महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार बनी तब 2 बार में 20 करोड़ रुपए का चंदा इकबाल मिर्ची से लिया गया था। गोटे ने इस बात की ईडी से शिकायत भी की है। डॉक्टर साहब, क्या ये आरोप सही हैं या नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, इस बौखलाहट के चलते ये आरोप लगाया गया है? देखिए, एक स्ट्रेटजी है। उनको समझ में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम का नाम इस अघाड़ी सरकार के साथ एज ए प्रोटेक्टर इस्तेमाल होगा और जिसका राजनीतिक खामियाजा बहुत ज्यादा होने वाला है, शिवसेना के लिए भी, एनसीपी के लिए भी। अब क्या किया जाए? आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो। नारायण राणे पे आपने आरोप लगाया, आपने किरीट सोमैया उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाया। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा। कार्रवाई हुई नहीं तो आपने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया कि कोई नया आए वो कार्रवाई करे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि राजनीति तो राजनीति है। जिस चीज़ से नुकसान होगा उसके लिए कोई डिफेंस तो तैयार करना होगा। तो आपने एक आरोप लगा दिया कि नवाब मलिक ही क्यों, नवाब मलिक को जेल में क्यों डाल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने भी दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड इकबाल मिर्ची से पैसे लिए थे, 2-2 खेप में 10-10 करोड़ रुपए के हिसाब से 2014-15 में। और आप ईडी के पास चले गए। ईडी के पास आपने जाकर के वो शिकायत कर दी। अब ये जो पूरा मसला है इसको समझना ज़रूरी है। इकबाल मिर्ची दाऊद का राइट हैंड था, ड्रग पेडलिंग करता था, मुंबई में उसका साम्राज्य था, कोई डाउट नहीं। 2013 में उसकी मौत हो गई और पैसा कब मिल रहा है? 2014-15 में भूत बनकर के आया, उसने दिया। आप अपने कंप्लेन में भी यही बात लिख रहे हो कि वो जो बादवान जो है उसके कंपनी से आपको चंदा मिलता है और आपका ये दावा है कि बादवान की कंपनी में उसका पार्टनरशिप था। जो पार्टनर है इकबाल मिर्ची वो मर गया, बादवान आपको पैसे दे रहा है। अब ये बादवान है कौन? जी, लैंड माफिया है, जेल के अंदर है। और ये वही बादवान है जिनके पूरे परिवार को यही अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना काल में जिसमें पीक पे था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके पूरे परिवार को स्पेशल परमिशन दी गई थी। तो भाई ये बादवान, अगर ये पैसा दाऊद इब्राहिम का है तो दाऊद इब्राहिम के शख्स को आप इतनी फैसिलिटी क्यों दे रहे हो? तो ये दरअसल कहानी बस वह इतनी भर है कि आपके पास कुछ जानकारी है, आपने उसे इकबाल मिर्ची से जोड़ दिया, दाऊद से जोड़ दिया, जबकि वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। उनका ना कोई परिवार हिंदुस्तान में रहता है। इकबाल मिर्ची का पूरा परिवार लंदन में है, उसका हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये राजनीतिक माने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है तो आपने आरोप लगा दिया। ये इस आरोप में
कोई दम नहीं है। पैसे अगर आए भी तो वो वाधवान ने दिए, जो हर सरकार को वो देता है। देवेंद्र फडणवीस कोई अपने लिए नहीं, उस सरकार के लिए किसी काम के लिए लिया गया, तो वो दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, एक तरफ महाराष्ट्र में नवाब मलिक को बचाने की कवायद चल रही है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे अनिल देशमुख जेल में हैं और सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने ऑर्थर रोड जेल पहुंची और उनका बयान दर्ज किया गया। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। स्पेशल सीबीआई जज RN रोकड़े ने जांच एजेंसी को आर्थर रोड जेल जाकर देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में लगातार दूसरे दिन देशमुख का बयान दर्ज किया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सीबीआई ईडी काम कर रही है अघाड़ी सरकार पर, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, साथ ही अनिल देशमुख की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, आपका गृह मंत्री, जिसके लिए मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी, उनका अखबार, शरद पवार दुनिया के सामने ये ढिढोरा पीटते रहे कि अनिल देशमुख बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति है, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन आज है क्या? वही आर्गुमेंट जो शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी दे रही थी कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए साजिश रची जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई, वो जेल के अंदर में कोर्ट के आदेश से, अगर इन आरोपों में कोई दम नहीं होता तो उनको बेल मिल गई होती जी। वो आज़ाद घूम रहे होते, क्यों वो आर्थर रोड जेल में रहते? वो आपका गृह मंत्री था। और मसला ये बन रहा है कि जिस हिसाब से जो सबूत और जो कोर्ट का रुख है, जो सुनवाई के दौरान अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जज के जो बयान आते हैं, उनका जो कमेंट आता है, उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि अनिल देशमुख बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब देखना ये है कि अनिल देशमुख खुद को बचाने के लिए कोई और नाम लेते हैं, क्योंकि वो इतना सारा पैसा खुद तो नहीं खा जाएंगे, उनको कहीं न कहीं और भी पहुंचाना पड़ता होगा। बहुत सारा खेल है। सचिन वाजे इनसे कैसे कैसे लिस्ट लेकर के किन किन लोगों से पैसे की उगाही कर रहा था, ये सारी जानकारियां तो बाहर आ गई हैं। परमवीर सिंह ने किस तरह से वो पूरी जानकारी दी कि पूरा गृह मंत्रालय ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक इलीगल धंधा वहां पे शुरू हो गया था, और इस परमवीर सिंह को चुप कराने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने हर तरह का इलाज, हर तरह का उपाय करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने जगह से टस से मस नहीं हुए। तो अब ये देखिए कि वो पूछताछ के बाद क्या होता है। और जिस हिसाब से आपने कहा कि ईडी और सीबीआई एक्शन में है, उसमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वही हश्र नवाब मलिक का भी होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह महाराष्ट्र में जंग जारी है, उसी तरह रूस और यूक्रेन की जंग ने भी अलग रूप ले लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच आज वॉर का 9वां दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करने के बाद रूसी सेना ने उसे अब अपने कब्जे में भी ले लिया है। रूसी सेना की इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। न्यूक्लियर अटैक का खतरा पहले ही बना हुआ है। पुतिन भी इशारों में बड़ी चेतावनी दे चुके हैं। उसके बाद ऐसी कार्रवाई ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, लोग मारे जा रहे हैं, रूस यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर प्लांट को कब्जे में कर लिया है, आगे होगा क्या? देखिए, जो न्यूक्लियर प्लांट है वो काफी बड़ा है और उस पर वहां पे बमबारी की गई। ये अक्षम्य है। अक्षम्य इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद ये भी खबर आई कि वहां से जो है रेडिएशन लीक हो रहा है जी। और इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती है तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा एरिया इस रेडिएशन के चपेट में आ जाएगा। और ये सब कार्रवाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि रशियन आर्मी भी काफ़ी नुकसान झेल रही है। पहली बार रूस ने ये माना है कि 500 के आसपास लोगों की मौत, उनके आर्मी पर्सनल की मौत हो चुकी है। दूसरी दिक्कत क्या है, वहाँ पे यूक्रेन में सिविलियंस को
बाकायदा आर्म दिया जा रहा है। हर जगह जो सिविलियन है वो अपनी देश की रक्षा करने के लिए वो हथियार उठा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुस के एक अजीबोगरीब दलदल में फंस चुकी है। आप आर्मी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जनता अगर खड़ी हो जाए अपने देश को डिफेंड करने के लिए, तब तो कोई आर्मी, कोई बॉम्ब उस देश को हराने में कामयाब नहीं हो सकता। अब यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 9,000 के आसपास रशियन जो सोल्जर्स हैं उनकी मौत हुई है। वो प्रोपेगेंडा दोनों साइड से चल रहा है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये वॉर धीरे धीरे एस्केलेट करता चला जा रहा है और जितना समय बीतता चला जाएगा ये वॉर रूस के लिए उतना ही ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। रूस लगातार हमले पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में आखिरी चरण के चुनावों में करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सियासी दुर्ग को बचाए रखने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और अब 2 दिनों तक काशी में जमकर प्रचार प्रसार होगा। पीएम मोदी के रोड शो ने काशी में जलवा बिखेर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस भी काशी में रोड शो करने पहुंची। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर प्रचार होगा। इस प्रचार का मकसद है कि अंतिम चरण यानी कि 7 मार्च को होने वाली सीटों पर बीजेपी की स्थिति को मजबूत करना। इसीलिए मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे ताकि पूर्वांचल के इलाकों में आसानी से प्रचार प्रसार हो सके। डॉक्टर साहब, काशी में पीएम मोदी का ये जो मेगा शो, रोड शो हो रहा है, क्या रंग लाएगा? क्या विपक्षों को पटका जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी कैंपेन के लिए उतरते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अब 2 दिन तक और वो वहाँ पे रहेंगे, इसका मतलब ये है कि 2 दिनों तक वहाँ पे न सिर्फ वो रोड शोज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी जो पूरा जो मोराल जो है वो बूस्ट होगा। अब कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई मोदी 2 दिन के लिए क्यों रुके हुए हैं? क्या बीजेपी हार रही है? अगर जीत रही होती तो प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं थी। वही घिसा पिटा पुराना लॉजिक, यही बात पिछले चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि बीजेपी हारने वाली है, बीजेपी हार चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री को पिछले बार तो वो 4 दिन डेरा जमा करके बैठ गए थे कि उतना देर तक उनको वहां पर रुकना पड़ रहा है। इसका मतलब स्थिति बहुत ही खराब है। रिजल्ट आया, क्या हुआ? 300 पार। जिसको ये लोग जिता रहे थे, ये जो दिल्ली में बैठे कलाकार पत्रकार सब हैं, जो अखिलेश यादव को पिछली बार भी जिता रहे थे, उनको समझ भी नहीं आया कि कैसे ये जो यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कैसे 55 पे ही सिमट गए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों मिला के 55 सीट, तो इनको हवा तक नहीं लगी। इस बार दोनों बॉयज़ अलग हैं, तो दूसरा वाला बॉयज़ आज पहुंचा। क्यों पहुंचे भाई? कांग्रेस पार्टी है कहाँ, क्यों चले गए? और अपने आप को तो जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण बताने वाले व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत दुख होता है। 52 साल का व्यक्ति जो खुद को हिंदू कहता है, भोलेनाथ पे कैसे फूल चढ़ाया जाता है, इतना भी अक्ल नहीं है। हरिद्वार में आचमन करते हुए गंगा माँ के साथ वो पानी के साथ खेल रहा था जैसे कोई 4 साल 5 साल का बच्चा हो जिसको आचमन करने तक नहीं आता। बगल में एक पंडित जी, वो कल्कि महाराज, उसको सिखा भी रहे थे। वो नेता है ज़्यादा कि भाई ऐसे करना ऐसे करना, फिर भी उसको सीख नहीं आया। भाई मंदिर जाते हैं, वो भी खास करके इतने दिव्य मंदिरों में, तो कैसे वहाँ खुद को कंडक्ट करना है ये भी तो कम से कम सीख लेना चाहिए। वैसे बड़ा मजाक उड़ाते हैं ये लोगों को, बड़ा मज़ा आता है कि प्रधानमंत्री मोदी भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा जी में ऐसे नहा करके निकले। भाई तुम भी डुबकी लगा लिए होते, कुछ धुल जाता। तो ये अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को शो बना देते हो, वो उचित नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के बारे में क्या कहा जाए, उनको अब और कोई मिला नहीं। ममता बनर्जी को उठा के ले आए। ममता बनर्जी के आने की वजह से एक काम ये हुआ कि जितना न फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लोगों को बनारस के इस उनके क्रियाकलापों से बंगाल का सीन जो है सबके दिमाग में गुजरने लगा
कि ममता बनर्जी तो खेला कर रही थी वहाँ चुनाव के बाद, किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, किस तरह से वहाँ बलात्कार हुए, किस तरह से हिंदुओं का घर जलाया गया। यही चीज़ अब यूपी के अंदर होगा। वो अंसारी के बेटे ने आज धमकी दे दी है कि 6 महीने तक हमने अखिलेश भैया को कह दिया है कि 6 महीने तक किसी का बदली नहीं होगा, किसी पुलिस वाले किसी अधिकारी का बदली करने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने तक उसकी इज्जत उतारेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर जो है अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी। तो यही खेल चल रहा है राजनीति में। लेकिन वट एवर सेड एंड डन, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। पिछले फेज में वोटिंग कम हुई है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही कम होता चला जा रहा है। वो कम इसलिए होता चला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था कि जब ये कोरोना का पूरा मसला चल रहा था, और धीरे धीरे इतना लंबा आप इलेक्शन कर देते हो तो लोगों का इंटरेस्ट भी जो है लूज होता है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह पीएम मोदी अपने गढ़ को संभालने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव भी लगातार लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत से कुलभूषण जाधव के लिए 13 अप्रैल तक कोई वकील नियुक्त करने को कहा है ताकि पाकिस्तान कोर्ट में मामले में बहस हो सके। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं। जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उसी मामले में भारत से वकील भेजने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, इस मामले को 5-6 साल हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आज जो फैसला आया है वो इमरान खान के लिए काफ़ी घातक है। इट्स ए कंप्लीट सरेंडर। ये कुलभूषण जाधव ये ईरान में व्यापार करता था, किसी कारणवश वो किसी आईएसआई के लोगों के चंगुल में फंस गया, उसको वहाँ से पकड़ के ये लोग उठा के ले आए और ये घोषित कर दिया ये रॉ का एजेंट है, ये नेवी का सर्विंग ऑफिसर है। रिटायर बहुत पहले हो चुके वो किसी नेवी में वो सर्विंग ऑफिसर नहीं थे, लेकिन उनको जासूस बना करके आतंकवाद का ये लगा करके भाई ये जो जितने भी बम धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये रॉ वाले करा रहे हैं और ये रॉ का एजेंट है, ये कह के इन्होंने वहाँ पे फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन अब इधर तो मनमोहन सिंह है नहीं कि आप हमारे लोगों को आप इल्लीगली बंद कर लो और उसको फांसी की सज़ा दे दो। मामला ख़राब हो तो जेल के अंदर में उसे टॉर्चर कर करके मार दो। इससे पहले केस हो चुका, फिल्म वगैरह भी बन गई। लेकिन इस बार मोदी सरकार सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गई पाकिस्तान के खिलाफ। वहां जो फैसला हुआ, फैसला ये हुआ कि भाई आपको जो कुछ भी करना है आप इस मुजरिम को मौका दे अपनी सफाई देने के लिए, तभी तो जस्टिस होगी। अब इसको लेकर के वहां पे आर्मी का अलग पोजीशन, सरकार का अलग पोजीशन, और इन लोगों ने तो ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया। हमने कि रॉ के एजेंट को पकड़ा है, रॉ के एजेंट को पकड़ा है, और ये पूरी दुनिया में हर जगह जाते हैं, ये कहते हैं भाई रॉ का एजेंट हमने पकड़ लिया, रॉ का एजेंट हमने पकड़ लिया। ये विकीपीडिया वाले भी लिख डालते हैं भाई रॉ का एजेंट। बेवकूफ़ी की बने कोई सीमा नहीं है, दुनिया भर में कहाँ कहाँ छिपे हुए बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे मसला सरकार डिसाइड करेगी तो बवाल मचेगा, आर्मी डिसाइड करेगी बवाल मचेगा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो फैसला हो गया उसको तो लागू करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं गई होती अब तक मार मूर के खत्म कर दिए होते ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो आदेश है तो आप हिंदुस्तान को ये मौका दें कि आप उसमें इंटरवीन करें, अपने वकील को नियुक्त करें। जब आईसीजे का फैसला आया भी था तो बाकायदा उनको मेकअप वगैरह करा करके उनसे अलग अलग तरह के जो प्रोपेगेंडा होता है कि मैं रॉ का एजेंट था, ये था, वो था, सब करवा उरवा करके बुलवा करके 27 कट्स थे जो वीडियो पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया था कुलभूषण जाधव का। तो अब हिंदुस्तान को मौका है, और ये मौका क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान अब तैयारी कर रहा था फिर वापस जाने का आईसीजे, कि पाकिस्तान इस उद्दंडता से कब बाज आएगा कि जो फैसला लिया गया उस पर अमल नहीं हुआ तो इमरान खान को अमल करना पड़ रहा है, पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है। तो ये आप समझिए, ये प्रधानमंत्री मोदी और ये जो सरकार है, ये जो अजीत डोभाल हैं, इनके कुचक्र में पाकिस्तान
2014 से लगातार फंसता ही चला आ रहा है और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि सरकार पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी को अपना करके बैठी हुई है। जी, पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए मोदी जी हर संभव प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। खबरों के पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।